कैसे हैं आप सब। अब तक के अध्ययन में हमने यह सीखा कि किस प्रकार से हमारा भोजन मुख द्वारा भक्षित करके आमाशय में पहुंचता है और लगभग 3 घंटे तक कायम के रूप में आमाशय में संचित रहता है। आज से अब हम भोजन की विधिवत पाचन क्रिया के बारे में समझेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि भोजन कायम के रूप में आमाशय में व्यवस्थित रहता है, वहां से धीरे धीरे ग्रहणी में प्रवेश करता है। ग्रहणी आमाशय के निचली सतह से लगी हुई सी के आकार की रचना होती है। लगभग 75% पाचन क्रिया इसी ग्रहणी में संपन्न होती है। ग्रहणी से पाचन तंत्र संबंधी 2 महत्वपूर्ण ग्रंथियां जुड़ी होती हैं, एक यकृत, दूसरी अग्नाशय। आज की कक्षा में हम यकृत के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है, यकृत 15 सेमी लंबा और 22 सेमी चौड़ा एक कोमल द्विपालित चॉकलेटी रंग का अंग है। द्विपालित का तात्पर्य 2 यकृत होते हैं। यकृत 2 भागों में बटा होता है, 2 पालियों में विभाजित होता है। एक दायां यकृत होता है और एक बायां यकृत होता है। दायां यकृत बाएं यकृत से थोड़ा बड़ा होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह हमारे शरीर में मिसेंट्री यानी मांसपेशियों के द्वारा सधा हुआ रहता है, एक व्यवस्थित रहता है। हमारा यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन 1500 ग्राम अर्थात 1.5 किलोग्राम होता है। अब तक तो हमने यकृत के बाहरी व्यवस्था के बारे में देखा। यह भी हम देख रहे हैं यकृत में कौन कौन से अंग हैं। फिर हम डिटेल देखते हैं, दायां यकृत, बायां यकृत। बाएं यकृत से ऊपरी सतह पर जुड़ा हुआ क्वाड्रेंट पिंड और दाएं यकृत से जुड़ा हुआ कॉर्डेट पिंड। यह यकृत वाहिनी द्वारा ग्रहणी से जुड़ा होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, यकृत के निचली सतह से हमारा गाल ब्लैडर अर्थात पित्ताशय जुड़ा होता है। जो हम चित्र में दिखा रहे हैं, यह यकृत का निचला छोर है। अगर इसको पलटा जाए तो यह चीज नीचे आ जाती है, यानी यकृत के सबसे नीचे वाले भाग में हमारा पित्ताशय व्यवस्थित होता है। पित्ताशय 10 सेमी लंबा और 3 सेमी चौड़ा अंग है, जिसका रंग नीला होता है। जैसा कि आपने अपने दिमाग में यह सोच लिया होगा कि पित्ताशय का तात्पर्य पित्त स्रावित करने वाला अंग, तो मैं आपको यह बता दूं, पित्ताशय में पित्त का स्रावण नहीं होता, बल्कि पित्त का संग्रह होता है। अब ये पित्त क्या है? पित्त स्रावित कहां होता है जब पित्ताशय में नहीं स्रावित होता? तो पित्त हरे पीले रंग का एक क्षारीय तरल पदार्थ है, जिसमें कुछ पित्त के लवण होते हैं, पित्त के रंगा पदार्थ होते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं पित्त की होती हैं। अब हम ये जानें कि पित्त का श्रावण होता कहां। यहीं से फिर हम
हम यकृत के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पित्त के श्रावण की बात आई तो यकृत का प्रमुख कार्य यही है, पित्त का श्रावण करना। यकृत पित्त का श्रावण क्यों करता है, इसकी क्या आवश्यकता है? तो जैसा पूर्व में मैंने ये बताया कि जो आमाशय में भोजन 3 घंटे संग्रहित रहता है वहां पे अम्लीय हो जाता है, क्योंकि HCl अम्ल के संपर्क में रहता है। चूंकि एंजाइम अम्लीय माध्यम में सक्रिय नहीं होते, अम्लीय माध्यम में पाचन क्रिया नहीं करते, इसलिए उस अम्लीयता को समाप्त करने के लिए पित्त की आवश्यकता होती है। जैसा कि मैंने बताया, अब पित्त क्या है, तो हरे पीले रंग का एक तरल है, क्षारीय तरल है। क्षारीय क्यों है? क्योंकि इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट नामक क्षार पाया जाता है। साथ में इसमें बिलरुबिन और बिलबर्डिन नामक रंगा पदार्थ पाए जाते हैं। पित्त का पीएच मान 7.6 से लेकर के 8.6 के बीच में होता है। हमारे यकृत द्वारा प्रतिदिन लगभग 1 लीटर पित्त का श्रावण होता है। इस पित्त में लगभग 90% जल होता है, शेष अन्य पदार्थ होते हैं जो मैंने आपको बताया। अब पित्त करता क्या है? यह पित्त यकृत द्वारा स्रावित करके पित्ताशय में स्टोर कर दिया जाता है। पित्ताशय से धीरे धीरे यही ग्रहणी में पहुंच जाता है और ग्रहणी में पहुंच करके कायिन आमाशय से आए हुए कायिन की अम्लीयता को ग्रहणी में पहले समाप्त किया जाता है। ये कार्य हो गया, भोजन की अम्लीयता समाप्त हो गई, भोजन क्षारीय हो जाएगा। फिर अग्नाशय द्वारा जो एंजाइम स्रावित किए जाएंगे, पाचन क्रिया यहाँ पे प्रारंभ हो जाएगी। हम बात यकृत की कर रहे हैं। यकृत का दूसरा कार्य है यूरिया का निर्माण। यकृत का दूसरा कार्य है यूरिया का निर्माण। इसके लिए सबसे पहले यकृत में यूरिएज नामक एंजाइम संश्लेषित होता है। उस यूरिएज नामक एंजाइम की सहायता से अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिल करके यूरिया बनता है। कैसे बनाते हैं? देखिए, 2NH3 प्लस CO2 इक्वल टू, यहां लिखेंगे यूरिएज, और फिर बनेगा NH2CO। यहां हम 2 लगा देंगे, ये 2 हो गया। ये यूरिया का सूत्र है और साथ में एक अणु जल। यूरिया का हमारे शरीर में बहुत बड़ा महत्व है। यह हमारी कार्य व्यवस्था को संचालित करने में सहायक होता है, लेकिन अधिक मात्रा में जब यूरिया होती है तो उसी यूरिया को यकृत से निकाल करके वृक्क के पास भेज दिया जाता है। अब वृक्क इसको छान करके मूत्र के रूप में शरीर के बाहर निकाल देता है। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया, यूरिया का निर्माण हुआ, कहाँ हुआ? यकृत में हुआ। कभी कभी यूरिया की मात्रा जब अधिक हो जाती है, चूंकि पित्ताशय में संग्रहित होता है, तो यूरिया भी पित्ताशय में पहुंच जाता है। कभी कभी जल की मात्रा वाष्पित हो जाती है और यूरिया रवे में परिवर्तित होकर के पित्ताशय की पथरी बना देता है, जो बाद में दवा के माध्यम से या फिर ऑपरेशन के माध्यम से निकाला जाता है। तीसरा है आरबीसी का निर्माण। लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण भ्रूणावस्था में यहीं पर होता है, यकृत में, केवल भ्रूणावस्था। उसके बाद
यह अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होने लगता है। वयस्क अवस्था में या जन्म लेने के पश्चात अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। तो फिर आरबीसी का जब निर्माण मूलावस्था में होता है उसके बाद क्या कार्य होता है? उसके विपरीत में कुंफर कोशिकाएं जो होती हैं, जैसा कि अभी मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी कोशिकाएं हैं, उनके क्या कार्य हैं। कुंफर कोशिकाएं ये जो वहां पे मृत आरबीसी हो जाती है या निष्क्रिय हो जाती हैं, उनको नष्ट, उनकी हीमोग्लोबिन को नष्ट कर देता है और नष्ट करके बिलरूबिन और बिलबर्डिन में बदल देता है। वही बिलरूबिन और बिलबर्डिन ब्लड के माध्यम से वृक्क के पास पहुंचा दिया जाता है। वृक्क में छान करके मूत्र द्वारा उनको बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से धीरे धीरे यकृत की सफाई भी होती रहती है। अगला कार्य बताने के पहले, चूंकि इनके भी कार्य हैं, वो कार्य पर भी हम चर्चा करते चलेंगे। जैसा कि मैंने 3 बात बताई, तो एक बात इसी से संबंधित है, जो हिपैटोसाइट्स कोशिकाएं हैं, सबसे अधिक मात्रा में यही कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन्हीं कोशिकाओं के माध्यम से पित्त का श्रावण होता है। दूसरी कोशिका फाइगोसाइट्स है, जिन्हें भक्षी कोशिकाएं कहते हैं। जो भोजन हमारे शरीर में पहुंचता है उसमें जीवाणु रहते हैं। जीवाणु को नष्ट करने के लिए कई ऐसे माध्यम बनाए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी जीवाणु हमारे शरीर में या खतरनाक पदार्थ हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं, तो उनका भक्षण करके निरंतर यकृत की सफाई करता है। अब कुंफर कोशिकाओं के बारे में मैंने आपको बताया कि कुंफर कोशिकाएं वयस्क अवस्था में जो यकृत के अंदर मृत लाल रक्त कणिकाएं हो जाती हैं या फिर निष्क्रिय लाल रक्त कणिकाएं हो जाती हैं आरबीसी, उनको नष्ट करके, उनकी हीमोग्लोबिन को नष्ट करके वह बिलरूबिन और बिलबर्डिन नामक रंगा पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। अब आगे हम बात करेंगे यकृत के अन्य कार्य और भी हैं। रक्त की प्रोटीन का निर्माण, रक्त की संरचना अगर हम समझेंगे, आगे हम पढ़ाएंगे भी विस्तृत, लेकिन थोड़ा सा हम बता दें। रक्त में 55% प्लाज्मा होती है और 45% रक्त कणिकाएं होती हैं। प्लाज्मा में तमाम तरह की प्रोटीन होती हैं, जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन ये प्रोटीन प्लाज्मा के निर्माण में उसकी तरल भौतिक अवस्था बनाने में सहायक होती है। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। और साथ में एक और प्रोटीन होती है, उसको बताने के पहले आपके दिमाग में यह बात जरूर होगी कि जब प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन नामक प्रोटीन रक्त का थक्का जमाती हैं, तो रक्त नलियों में खून क्यों नहीं जमता? उसके लिए भी यकृत एक प्रोटीन स्रावित करता है, जिसे हिपैरिन नामक प्रोटीन कहते हैं। हिपैरिन नामक प्रोटीन का कार्य है कि रक्त नलियों में खून को न जमने देना। इस प्रकार से रक्त की प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यकृत का अगला कार्य है विटामिन का संश्लेषण, सक्रियण और संचय। अलग अलग कार्य होते हैं। तो यकृत में विटामिन ए का संश्लेषण होता है। विटामिन ए नेत्र के लिए बहुत ही आवश्यक विटामिन है। यह नेत्र की क्षमता को बढ़ाता है। जब विटामिन ए की कमी हो जाती है तभी हमें रतौंधी नामक रोग हो जाता है। दूसरा मैंने लिखा है विटामिन का सक्रियण करता है। यह हमारी त्वचा में उपस्थित विटामिन डी को सक्रिय करता है। जब विटामिन डी सक्रिय हो जाता है तो सूर्य का प्रकाश अवशोषित करके हमारे अस्थियों को बलिष्ठ बनाता है, हमारी हड्डियां कमजोर नहीं होने पाती। और साथ में यह संचय करता है
तो यह विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और साथ में विटामिन B12 इन विटामिनों को अपने अंदर संचित भी करता है। इस प्रकार से विटामिन के संदर्भ में यकृत का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। और साथ में कभी किसी जानवर का विष या कोई भी विषैला पदार्थ हमारे शरीर में पहुंच जाता है, तो जब वह यकृत में पहुंचता है तो यकृत की कोशिकाएं उस विष पदार्थ के का निष्क्रिय कर देती है, अर्थात विष का हरण कर देती है। हमने देखा यकृत हमारे शरीर के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण अंग है। अधिक से अधिक कार्य यकृत के द्वारा किया जाता है और यकृत अगर न होता, ये मान के चलिए हम भी न होते। कैसे न होते? क्योंकि आरबीसी ही न होती। किसी भी जीव का निर्माण भ्रूणावस्था से होता है और भ्रूणावस्था में जब रक्त नहीं बनेगा, आरबीसी नहीं बनेगी, तो भ्रूण में ही जीव निर्जीव हो जाएगा, मर जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ कि अगर यकृत न होता तो हम भी न होते, और यकृत रहता है तो हमारी सारी कार्य व्यवस्था संपन्न होती। इस प्रकार से जब भोजन में यकृत का पित्त पहुंच करके उसको क्षारीय बना देता है, तो अगले पाचन का कार्य करने के लिए ग्रहणी से जुड़ी हुई एक दूसरी ग्रंथि होती है जिसे अग्नाशय कहते हैं। अग्नाशय के बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।